स्वागत है आप सभी का। आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर? आवाज़ आ रही है आप सभी को? स्वागत है आप सभी का। आवाज़ आ रही है? चलिए, गुड आफ्टरनून अमीशा। जल्दी से आ जाओ भाई, 2023 का पेपर शुरू हो गया है, अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके इकरा। साक्षी गुड आफ्टरनून। देखो अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन कराया, शायद 30 क्वेश्चन कराया है। 30 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 30 क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ये टफ पेपर था और इसमें टफ क्वेश्चन ज़्यादा है। गुड आफ्टरनून अल्बर्ट। चलिए आ जाइए सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप होमवर्क करके आए हो। 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन आपने करे हैं या नहीं करे हैं? हाँ ना में बताओ, आपने खुद से करे या नहीं करे? राधे राधे किंग त्यागी। आप लोगों ने खुद से आंसर किया या नहीं किया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बता देना मेरे को। आगे बढ़ते हैं। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? 30 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, 30 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, ठीक है। अच्छा इसी दिन लास्ट ईयर भी किए थे? ओ हो, ठीक है ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो मैं हर साल क्या करता हूँ, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से लगभग 2 महीने पहले मेरा फोकस रहता है PYQ पे, पूरा टारगेट PYQ पे। और जो बच्चे होते हैं ना जो PYQ नहीं करते, उनका टारगेट रहता है किस पे रहता है? टेस्ट सीरीज पे। उनका टारगेट केवल टेस्ट पे रहता है। यही कारण होता है फेल होने का, पीटी में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है। जो PYQ करेगा ना, वो यूपीएससी पीटी में कम से कम 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आएगा, और जो टेस्ट करेगा वो माइनस में 4-5 नंबर जाएगा। गुड आफ्टरनून IS वंदना, राधे राधे गौतम, गुड आफ्टरनून। ये सच्चाई बता रहा हूं, जो टेस्ट लगाएगा वो माइनस में 5 नंबर जाएगा, और जो PYQ लगाएगा वो प्लस में 5 नंबर जाएगा। यानी दोनों के बीच में लगभग 10 नंबर का अंतर होता है। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, आपको यकीन नहीं आएगा जब भी मैं आपसे कहता हूं लास्ट के 2 मंथ्स में कभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो, दृष्टि की हो, इसकी आती है विजन की हो, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, वाजीराव वगैरह की हो, किसी की भी हो, कोई भी आपको नहीं लगानी है लास्ट के 2 मंथ्स। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये हो गया था क्या? 31 हो गया था, नहीं हुआ था? जल्दी बताइए, ये तो हो गया था ना या नहीं हुआ? 31 हुआ या नहीं हुआ? हाँ ना में बताइए। ये शायद नहीं हुआ था। अच्छा नहीं हुआ, ओके, मुझे लगा हो गया था। ठीक है कोई नहीं, आज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जल्दी बताइए क्या होगा। सभी लोग A B पे अटके हुए हैं, इकरा ने B बताया। नहीं हुआ था एल्बर्ट, शायद ये वाला नहीं हुआ। 31 का B बताया आपने, ठीक है। वंदना B, किंग त्यागी ये वाला नहीं हुआ था। आज हमें 31 से 40 तक करने हैं।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात कही है आपने किंग त्यागी, बहुत बढ़िया बताया आपने। इसमें हिंदी में आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन लगेगी आपको। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और वैसे भी मैंने आपको बताया, जब वन लाइनर में कुछ भी पूछा जाता है एक शब्द के बारे में या वन लाइनर में पूछा जाता है, उसका हमेशा आंसर मैक्सिमम में क्या होता है, ए ही उसका करेक्ट आंसर होता है या नहीं होता है। अभी मैंने कल परसों भी आपको यही बताया था, जब सिंगल किसी का नाम पूछा जाता है, सिंगल में वन लाइनर में अगर कोई नाम या कुछ भी वो पूछ रहा है किसी भी शब्द के बारे में, जैसे लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था, सिंगल वन लाइनर एक क्वेश्चन पूछा था, है ये वाला पूछा था ना, शायद यही पूछा था, शायद 2024, ये 24 नंबर है, ये वाला पूछा था ना। इसका भी करेक्ट आंसर क्या था, ए था। तो वन लाइनर में अगर वो पूछ रहा है तो मैक्सिमम आंसर ए ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तुरंत समझ में आ जाए। हिंदी में समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या होता है नरगिसी, कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको, ये वाला समझ ही नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से आप इनको कर सकते हो। हाँ 16 जून को है, संडे को। देखो 2 एग्जाम है, 16 को तो है यूपीएससी, संडे वाले दिन यूपीएससी है, और 18 को यूजीसी है। पहले ये 16 तारीख को ही था यूजीसी नेट, फिर इसकी डेट बढ़ा दी, 18 कर दी। संडे जिस दिन है उस दिन यूपीएससी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, साक्षी भी बता रही है गौतम है। अभी उसके बारे में पता नहीं है कब है। ठीक है, सबने ए बी में आप कंफ्यूज हो, ठीक है कोई बात नहीं। सर ए है बस कोई बात नहीं, आप देखो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर क्योंकि लगाना है। अब इसको पढ़ के देखो, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, यानी इसका करेक्ट आंसर है। और ये चर्चा का भी विषय है। चर्चा का विषय क्यों, अभी जेल में केजरीवाल बंद था तो लोग क्या कह रहे थे, भाई उसका नियंत्रण, जैसे आप देखेंगे ना जेल जितनी भी होती है उसका नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है। बस एक तिहाड़ में थोड़ा बहुत केंद्र सरकार का रोल होता है, नहीं तो जितनी भी जेलें होती है मैक्सिमम सभी जेलों का नियंत्रण राज्य सरकार को होता है।
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जेलों के बारे में, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे क्या कहता है सेकंड में, देखो इसको पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ना, क्योंकि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम, अब आपको नहीं पता है जेल अधिनियम क्या है, आप छोड़ दो क्योंकि ये फैक्ट नहीं है पहली बात तो। 1894 के द्वारा जिसमें जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है, हमेशा से ही किसके नियंत्रण में रहा है, प्रांत सरकारों के नियंत्रण में रहा है। अच्छा लिंक नहीं आएगा, ओहो आज कैसे हो गया, 1 मिनट रुको मैं लिंक भेज दूं। आशीष आया नहीं होगा ना आज, रुक जाओ मैं लिंक भेज देता हूँ। आशीष आया नहीं है, इस चक्कर में लिंक नहीं आया होगा। बच्चे सोच रहे होंगे आज लिंक ही नहीं आया, कई लोगों को तो लगता है जैसे छुट्टी हो गई हो लिंक नहीं आया तो। चलो लिंक मैंने भेज दिया है। हाँ धसक सी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, मान लो आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आप देखोगे तो भी आपको ये आंसर परफेक्ट लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 43 आप लोगों के सामने। अच्छा न्यू एडमिन बना है, वैसे यूट्यूब पे आ जाता है ज्वाइन करने का ऑप्शन। ओके सब अपना अपना आंसर दो, उसके बाद देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने। करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, 100% सी इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सरकार की जो पावर है ना उसको सीमित रखता है। नहीं तो सरकार, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मान लो संविधान नहीं होगा, तो सरकार सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अभी यही तो कह रहे हैं ना कि केजरीवाल को डाल दिया जेल में, बेल ही नहीं मिल रही, कानूनी ऐसा बना दिया है कि उसमें बेल ही नहीं मिलती, आप सभी को पता है। हेमंत सोरेन को डाला है, उसको भी बेल नहीं मिली, है ना। मनीष सिसोदिया को डाला, उसको जेल से बेल नहीं मिल रही है। तो ये कानून ऐसे बनाए गए ना जिसमें बेल मिलना नामुमकिन होता है। मतलब उस कानून में ही ये मेंशन किया गया है कि जो अपराधी है, पहली बात तो उस कानून में क्या मेंशन है, पहला ये मेंशन है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो जब तक वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाता है। मान लो किसी को मनी लॉन्ड्रिंग में किसी को अरेस्ट कर लिया है, तो वो जब तक अपराधी माना जाता है, जब तक वो अपने आप को साबित ना कर दे निर्दोष, तब तक वो क्रिमिनल माना जाता है। लेकिन अन्य कानून में उल्टा होता है इसके, जब तक साबित नहीं होता तब तक वो निर्दोष माना जाता है, लेकिन यहां उल्टा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आज थोड़ी दिक्कत सी लग रही है मेरे को गले में। अगला क्वेश्चन 34, ये सब मैंने आपको लिखवा दिया है, आपको लिखवाया ना। प्रमुख संविधान संशोधन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोर एरिया लिख लेना। देखो यूपीएससी ने इसको काट दिया है, यूपीएससी ने इसको पूरी तरीके से काट दिया है, क्योंकि ये इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने भी इसको काट दिया है। बाकी आप लोगों को आंसर देना है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, मैं भी इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि इसका जो बोलने का तरीका और पूछने का तरीका है वो बिल्कुल गलत दिया है। यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को हटा दिया था, ठीक है, तो इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हाँ, तो हमने भी तो काट दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, मैं बस आपको कोर एरिया दिखा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ये मैंने कोर एरिया में लिखवाया। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लगाया ताकि आपको दिखा दूँ कोर एरिया। अब देखो ये भी कोर एरिया है या नहीं है, ईमानदारी से बताओ। कोर एरिया से क्वेश्चन ना डायरेक्ट संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय या संगठन, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से कोर एरिया में लिखवा दिया है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सभी लोग बताओ क्या आंसर होगा। रमेश कह रहा 1 2 3, साक्षी ए, इनमें से कौन सा सही है ये बताओ। प्रियांशु ओनली है। गौतम 1 3 2 यानी सी बता रहे हो आप, ठीक है। अमीशा 1 2 3। भाई ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, मेरे को इतना दुख आ रहा है ना, आपको बता नहीं सकता। जो कोर एरिया के क्वेश्चन गलत करेगा ना वो बहुत बड़ा अपराधी है, फिर आपसे यूपीएससी नहीं होगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कोर एरिया के क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आप एग्जाम से बाहर हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एक बात सुनो, कोई टीचर आपको बताएगा क्या कि ये वाला पढ़ लो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिर आप गलत कर रहे हो। यार ओबीसी होगा ना, ये सब कहाँ से संवैधानिक आयोग हो गए आप बताओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? राष्ट्रीय विधि आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आप बताओ। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या गलत कर रहे हो आप। केवल एक ही सही है इसमें, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यही केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अभी इसमें संशोधन किया गया था ना, फिर आप लोग कैसे गलत कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा भाई। ये क्वेश्चन फ्री के नंबर है, आप इनको गलत करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, खुद ही एग्जाम से बाहर हो जाओगे। कभी नहीं करना ऐसा, कभी भी नहीं। अगला क्वेश्चन 36 आप लोगों के सामने, ये कोर एरिया के क्वेश्चन है, आपको बार बार बता रहा हूं। कोर एरिया, कोर एरिया है ये, कोर एरिया। फर्स्ट गलत है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन का बता रहे हो क्या? जय हिंद अनवी, जय हिंद, स्वागत है आपका। आज लेट हो गए, क्या बात? कोई बात नहीं, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे आप मुझे बता दो। याद रखना, सब जगह गलती कर देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरी ट्रिक बस एक जगह आके थोड़ी अटकती है, वो है कोर एरिया।
क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा ना वो कोर एरिया से बनाएगा। आप देख लेना यूपीएससी का ट्रैप क्वेश्चन को छोड़ के, केवल ट्रैप क्वेश्चन अगर आप हटा दो, 15-20 क्वेश्चन हटा के, अगर वो सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो पूछता है ना वो कोर एरिया से पूछता है। बस वही आपको पढ़ना है अच्छे से। अच्छा, नींद आ गई थी क्या? ओहो, बहुत शानदार। देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वाली स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत है, ये वाली भी पूरी तरह से गलत है, ये भी पूरी तरह से गलत है। डी इसका परफेक्ट आंसर है। क्यों है? इसको पढ़ के देखो। यदि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को अगर कर दिया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ही रद्द कर सकता है, ये तो आप सभी को पता है। आप सभी को पता है ना, केवल सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लो उसको कैंसिल कर दिया भाई, शून्य कर दिया, है ना। तो ऐसे समय में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस डेट से पूर्व राष्ट्रपति का पद पे जो कर्तव्य किया है, उसने कोई भी कर्तव्य किया हो, तो उसके सभी काम क्या होंगे? अविधि मान्य होंगे। मान लो कोई राष्ट्रपति है, ध्यान से सुनना, वो अप्रैल में ज्वाइन करता है, 1 अप्रैल को वो ज्वाइन करता है, 1 अप्रैल को, ठीक है। अप्रैल के बाद वो मार्च में, मान लो वो 1 मार्च को छोड़ देता है, 1 मार्च को उसने अपने पद से मतलब छोड़ दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया। तो इस सिचुएशन में 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च के बीच में जो भी प्रेसिडेंट काम करेगा वो सारे के सारे लीगल माने जाएंगे, अनलीगल नहीं होंगे, सभी के सभी मान्य माने जाते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि वो पद का सम्मान है। बाद में कोई और राष्ट्रपति आके उसको हटा दे, वो एक अलग बात है ना, लेकिन वो मान्य माने जाते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब अगले में क्या कह रहा है, ये तो पक्का पता लग गया। अगला क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर, देख रहे हो उर्दू का कितना खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये उर्दू शब्द है, किया जा सकता है कि कुछ विधानसभा विघटित हो गई है। अभी मेरी बात सुनना, देखो अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव ही नहीं हुआ है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं होगा? आप कॉमन सेंस लगाया करो इन सब क्वेश्चन में। तो ये तो 100% गलत है। अगर मान लो किसी क्षेत्र की विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा? क्या जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं होगा क्या? भाई टेलीग्राम का लिंक होगा ना, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो। तो ये तो पूरा गलत है। आगे क्या करा है, कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व संसद द्वारा विधेयक समय के अंदर राष्ट्रपति की अनुमति देनी होती है। अब देखो यहाँ पर बाउंड कर रहा है कि राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। भाई मर्जी है, राष्ट्रपति नहीं देगा तो क्या कर लोगे, है ना। राष्ट्रपति अगर नहीं देगा तो आप क्या कर लोगे? तो तीनों स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ नहीं, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा निखिल, इतनी रहेगी क्लास, ज्यादा नहीं रखूंगा। देखो वो तो समय तब लगता है ना जब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, नहीं तो हमारी 1 घंटे के अंदर ही अंदर क्लास हमारी समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन 1 घंटे से ऊपर हो जाता है ना तो बच्चे को भी ऐसा लगता है 1 घंटे से ऊपर की क्लास है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब देखो ये फ्री का नंबर है, आप जैसे मर्जी नंबर ले लो इस क्वेश्चन में।
अच्छा गौतम इसमें डी लगा रहा है, क्या बात है। रूबी बी लगा रही है, 2 3। अच्छा ठीक है। साक्षी ने ए बताया, किंग त्यागी ने बी, प्रियंका बी। अरे ये भी तो बताओ ना किंग त्यागी, अगर बी है तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 1 सही है, ऐसे बताया करो ना। हाँ कोर एरिया भाई, आप सभी को पता है कोर एरिया, मैंने आप सबको लिखवा रखा है कोर एरिया। नमस्ते मीनू शर्मा, कोर एरिया है या नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 37, क्वेश्चन नंबर 37। अनवी ने बी लगाया। अनवी बताओ कौन सा सही है, बी मत लगाओ। सबको जो भी ए बी बी सी जो भी कर रहा है ना, पहले बताओ इनमें से कौन सा सही है। जैसे सिद्धार्थ ने बताया ए सही है और ये 2 के साथ है, यानी इसके साथ है, सेकंड स्टेटमेंट के साथ है। चलो कोई बात नहीं, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन को समझना, भारत की संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक। अब याद रखना ये दोनों की बात कर रहा है, वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों की बात कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। पहले में कह रहा है जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, यानी लोकसभा से अगर वो पास हो गया है तो राज्यसभा के पास जाता है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित कर सकती है या अस्वीकृत कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा की मर्जी है, वो माने या ना माने उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये वाली तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात क्या कह रहा है कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है ना, वह केवल अनुशंसा ही कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। वो क्या करेगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो तो या तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना, आप सभी को पता है धन विधेयक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर राज्यसभा अगर उसमें कुछ बताना चाहती है कि आप ये ऐड कर लो, तो लोकसभा की मर्जी होती है वो ऐड करे या ना करे। वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, संशोधित भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, लेकिन लोकसभा निर्भर नहीं है उनकी सिफारिशें मानने के लिए। मर्जी है लोकसभा की, वो माने या ना माने, ये बात आपको सभी को पता है ना। तो वो कुछ भी कर सकती है राज्यसभा, लेकिन बाध्य नहीं है लोकसभा कि उसकी शर्तें माननी पड़ेगी। वो संशोधित भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है लोकसभा के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या नहीं है। और थर्ड में तो बिल्कुल भयंकर गलत है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, संयुक्त बैठक की बात कर रहा है। संयुक्त बैठक नहीं होती है, हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, ठीक है, यहां तक तो सही है। हाँ यहां पर उसने कह दिया है कि संयुक्त बैठक होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। संयुक्त बैठक नहीं होती है, याद रखना, संयुक्त बैठक नहीं होती है। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया। यहां तक तो ठीक है, नहीं होती है, लेकिन यहां पर लिख दिया किंतु। अब देखो क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपना कॉमन सेंस लगाना है। जैसे आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ना पूरी स्टेटमेंट को, आप सबको पढ़ोगे ना, ईमानदारी से सारी चीजें मस्त चल रही है, लेकिन यहां पर जैसे ही उसने किंतु लगाया, अब यहां देखो ये गलत करेगा तो मैंने क्या बताया, कुछ ना कुछ जबरदस्ती ऐड करेगा। आप सबको मैंने सिखाया ना, इसमें किंतु जो लगाया गया ना वो जबरदस्ती ऐड किया गया। इसमें क्यों नहीं लगाया किंतु, इसमें क्यों नहीं लगाया, इसी में क्यों लगाया, क्योंकि ये गलत कर रहा है स्टेटमेंट को। किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। जानबूझ के जब किसी क्वेश्चन को गलत किया जाता है तो उसमें जबरदस्ती कोई ना कोई शब्द
ऐड किया जाता है, या तो वो अ लगा देता है। आपने देखा होगा ना, नोटिस किया होगा ना। तो ये सब यूपीएससी के सबसे फेवरेट ट्रिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जल्दी कर दूं क्या क्लास? कोई बात नहीं, देखते हैं, विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने। अरे नहीं कर सकते भाई, किसी पे नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन 38। कितने बजे लेनी है आप बताओ, कितने बजे? आप लोग है ना आपस में डिसाइड कर लेना, मुझे बता देना। जो टाइम आपको सही लगेगा वो मुझे बता देना, उस टाइम रख लेंगे क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अनुशंसा है वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं करेगी भाई। मानना नहीं मानना ये डिपेंड करता है लोकसभा पे। अच्छा 11:30, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं 11:30 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सभी लोग एग्री हो क्या 11:30 पे? अगर आप लोग एग्री हो तो मैं 11:30 पे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11:30 रख लेंगे। जो आपको समय ठीक लगेगा उसी टाइम रख लेंगे। तो अनअकैडमी 2 बजे आई तो टाइम था ना। तो मॉर्निंग वाली क्लास है ना मैडम की, फिर इवनिंग में शिफ्ट हो जाएगी ना, इवनिंग में लेंगी वो 5:15 पे। अच्छा 1 बजे कर दूं? आप लोग आपस में डिसाइड करो, वोटिंग करो। कर दूं क्या वोटिंग आज? बताओ, वोटिंग कर दी जाए क्या? हाँ भाई ये बात तो है, लड़कियों को बहुत काम होता है सुबह। कोई बात नहीं, अभी अभी तो यही क्लास रखते हैं, अभी 1-2 दिन में देखते हैं, आगे पीछे कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, अभी तो यही रखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। 38 का क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर आप सभी को पता है या नहीं पता? 38 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 का बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। अब बताओ क्या सही होगा इसमें, जल्दी बताइए क्या सही होगा, मुझे जल्दी बताइए, समझाओ ना इसको। देखो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि किसी ने नहीं बताया। मुझे लगता है सारे आंसर की देखकर तब आंसर करते हैं। मुझे बताओ बी इसका करेक्ट आंसर है, कौन से 2 करेक्ट है वो मुझे बता दो, जल्दी बताओ मुझे कौन से 2 करेक्ट है। यही तो पेपर है, ए बी सी डी कोई भी कर देता है। अच्छा जैसे अल्बर्ट ने 1 और 2 बताया, ठीक है, अनवी ने 2 और 3 बताया, सेकंड गलत है, आप कह रहे हो सेकंड गलत है। कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो मैं आपको समझा रहा हूं ना बहुत अच्छे से समझना, कॉमन सेंस बता रहा हूं। एक बात मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है, एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय घोषित कर देती है, अनुसूचित कर देती है, वो बात छोड़ो, अब नीचे पढ़ो, नीचे क्या लिखा है, पहली दूसरी पढ़ो। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कह रहा है ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। अब मेरी बात ये सुनो, सरकार कौन से क्षेत्र में कहती है कि इस क्षेत्र में शिकार कर सकते हो आप? कोई भी ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें सरकार कहती है नहीं भाई तुम शिकार कर लो।
कोई भी ऐसा क्षेत्र मुझे बता दो जिसमें सरकार अनुमति देती हो कि जाओ तुम शिकार कर लो। कोई भारत में, इंडिया में कोई एक ऐसा क्षेत्र बता दो जिसमें सरकार आपको अनुमति देती हो, आप यहां पर शिकार कर सकते हैं। यार कॉमन सेंस कहाँ गया आपका, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप गली के कुत्ते को, कुत्ता तो छोड़ो, अगर आपने चूहे को भी मार दिया ना, उस पे भी कानूनी सजा है। जंगल, फॉरेस्ट वगैरह तो छोड़ दो, ये तो रिजर्व एरिया की बात कर रहा है। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूं। अगर आपकी गाड़ी से कोई डॉगी मर जाता है तो आपके ऊपर केस चल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। कह रहा है शिकार करने की अनुमति नहीं होती, भारत में कहीं भी शिकार करने की अनुमति नहीं है। तो बताओ ये कैसे, आपने इसको कैसे समझ लिया? तो एक बात बताओ, सेकंड स्टेटमेंट तो 100% सही है, 100% सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो भी गिलहरी भी नहीं मार सकते आप। गिलहरी भी नहीं मार सकते हो। तो एक तो पक्का सही है, ये बात तो हमें पता लग गई है ना। नहीं आप बताओ ना, मैंने तो एक तो बता दिया, अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी लॉजिक लगा रहा हूं। चलो अभी और बताओ। चलो एक तो मैंने बता दिया, ये तो पक्का सही है। अब बताओ इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। जल्दी बताओ क्या कह रहा है। अच्छा अनवी ने पूछा फोर्थ बताओ, गलत है ना। अच्छा चलो अब मैं बता रहा हूं। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड हो गया ना। अब ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, पहली स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली स्टेटमेंट को देखना अच्छे से, पहली स्टेटमेंट को पढ़ो। अब ये कह रहा है कि राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वनों का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। कैसे क्षेत्र का, कुछ इसमें क्लियरिटी नहीं है। देखो यहां पर क्या रहा है, अधिसूचित जो करती है उनका प्राधिकारी बन जाता है ना। ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना कि उसी क्षेत्र का बनेगा, किसी और क्षेत्र का भी तो बन सकता है ना। हाँ और ना में बताओ। जरूरी थोड़ी ना है कि इसी क्षेत्र का बनेगा, किसी और क्षेत्र का भी तो बन सकता है ना। दिल्ली में भी फॉरेस्ट एरिया है, वहां का भी बन जाता है, कहीं का भी बन सकता है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट 100% गलत होगी। अब देखो इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें आपको कंफ्यूज करना है। कंफ्यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ईमानदारी से पूरी स्टेटमेंट को पढ़ो। कह रहा है कि राज्य का मुख्य वन्य वार्डन है ना, ऐसे वनों का, जरूरी थोड़ी ना कोई और वन भी तो हो सकते हैं ना। केवल ऐसा ही वन होगा, कोई और वन नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना, हो सकता है किसी पार्क का अधिकारी बना दे, है ना। ये कॉमन सेंस आपको अपने दिमाग में जनरेट करना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाओ। जब तक इतनी बुद्धि आपके पास नहीं होगी तब तक आप यूपीएससी का पेपर ही नहीं निकाल पाओगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यूपीएससी ने इतना शानदार क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब 3 और 4 बिल्कुल सही है। सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? तो इसमें थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये अधिकारी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, नियंत्रक अधिकारी जो भी है, हो सकता है इसको कहीं और भेज दे, जरूरी थोड़ी ना ये इसी क्षेत्र का बनेगा। तो ये कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने, ये तो गलत हो गया ना, ओहो एक को अभी, अच्छा 4 स्टेटमेंट है, सॉरी 1 मिनट। ठीक है, इनमें से एक गलत होगा। अभी मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैंने पढ़ा नहीं है। ये 4 नीचे की ओर स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, मैंने अभी पढ़ा नहीं है ना।
मैंने अभी नीचे की पढ़ी नहीं है इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गई। तो पहला तो पक्का गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। अभी इन दोनों में से कोई एक सही है और एक गलत है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। फोर्थ वाली स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। 4 इसमें गलत होगा, थर्ड इसमें सही होगा। ठीक है, 4 गलत होगा, थर्ड बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमारे 2 क्वेश्चन सही हैं, ये वाले 2 बिल्कुल सही हैं और ये वाला गलत है। बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से 4 गलत होगा, बाकी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 39 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मजा तो तभी आता है किंग त्यागी। देखो क्वेश्चन करना हमारा मकसद नहीं है। मेरी क्लास में कई लोग केवल ABCD करने आते हैं। यार मेरी क्लास से सीख के जाया करो, ABCD मत किया करो। कोई भी टीचर, खुद भी तो लगा सकते हो ना। एक बात बताओ, आपके पास नहीं है क्या UPSC का पेपर? आपके पास है ना, आपके पास आंसर की भी है, सब कुछ भी है। तो मेरी क्लास में आ रहे हो, थोड़ा सा सीखो चीज़ों को कि क्यों गलत है क्यों सही है, कहाँ कॉमन सेंस लगाना है, कहाँ हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो कितना आसान है कि शिकार नहीं कर सकते। शिकार तो तुम पूरी इंडिया में कहीं नहीं कर सकते। एक बात बताओ, सरकार अनुमति देती है नहीं तुम जाना उस फॉरेस्ट एरिया में, तुम कबूतर मारो, चूहे मारो, है ना, कुत्ता मारो, बिल्ली मारो, शेर मारो, चीते मारो, वो वाला रिजर्व एरिया, आप उसमें कुछ भी शिकार कर सकते हो। तो ये सब कॉमन बात है, आपको सीखनी पड़ेगी ये सब। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं हो रहा है रूबी, बिल्कुल हो रहा है, आपका कमेंट शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो यहां पर उसने फंसा दिया, यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर मुख्यमंत्री लिख दिया है। तो इसमें 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड बिल्कुल इनकरेक्ट है ना, थर्ड बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा, बी होगा ना, हाँ बी इसका परफेक्ट आंसर है। क्या डाउट है रूबी, जल्दी बताओ क्या डाउट है आपका? क्या आंसर है? जल्दी बताओ, क्या कह रहे थे रूबी? मैं आप ही का कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने। अगर गलत हो रहे हैं, अभी 2023 का मैं कराऊंगा, 2023 का अभी मैं पेपर आपसे सॉल्व कराऊंगा, शायद कल ही कराऊंगा। तो कल हम CSET का कर लेंगे पेपर, कल CSET का पेपर करते हैं 2023 का, ठीक है? तो वहां एक बार आप आंसर करना, फिर मैं देखता हूं क्या दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है? कल कर लेते हैं। नहीं भाई, कोई 2 ठीक है कोई 2 गलत है, ये कह रहा है ये।
ये ऊपर क्या लिखा है, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यानी इन तीनों में से कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन सही हैं, 1 और 2 सही हैं, ये वाला गलत है। ठीक है, नहीं, यहां पर कथन लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने। अब देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। कोई बात नहीं रूबी, देखो मेरी बात याद रखना, मेरी क्लास उन लोगों के लिए है जो पढ़ते तो हैं लेकिन पीटी नहीं निकलता। जो लोग पढ़ते ही नहीं है ना, उनके लिए मेरी क्लास नहीं है, उनको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करा रहा हूं। मेरी क्लास केवल उन लोगों के लिए जो पढ़ते हैं और पिछले कई सालों से या एग्जाम दे भी रहे हैं और उनका पीटी नहीं निकल रहा, वो तो मेरी क्लास को समझ लेंगे जिन्होंने जीएस को पढ़ा होगा। और जिन लोगों ने जीएस को पढ़ा ही नहीं है तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप जीएस को पढ़ा करें। कॉमन सेंस तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कॉमन सेंस लगा रहा हूं। वैसे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वगैरह आपको समझ में नहीं आएगी। जल्दी बताइए, सी बताया, किसी ने सी बताया, सी 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 सी, वंदना डी बता रही है, ठीक है। 40 का सी, सिद्धार्थ कुमार, कोई बात नहीं, आप पढ़ो। अब देखो इसमें जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो क्या है, आप बताइए। यहां पर कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। एक बात बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी पद को कैसे परिभाषित कर सकता है, वो भी किसी प्रशासनिक पद की दक्षता को परिभाषित कर रहा है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी पद को एक्सप्लेन करेगा क्या? अगर ऐसा करेगा ना तो ऐसा हो जाएगा 10 साल में भी हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ पाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक छोटा बनाया जाता है ना। तो वो कभी भी किसी चीज को परिभाषित नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है वो, तो ये बिल्कुल गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई भी परिभाषित कर सकता है या एक्सप्लेन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। उसकी परिभाषा को कम, उसको बढ़ाना, उसके क्षेत्र को कुछ भी करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट करता है या नहीं करता है। अभी आपको राइट्स मिले हुए हैं काफ़ी सारे, आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 19, इसको किसने बढ़ाया, इसके दायरे को किसने बढ़ाया? सुप्रीम कोर्ट ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ ऐड नहीं किया गया ना, संसद द्वारा तो कुछ ऐड नहीं किया गया ना, सुप्रीम कोर्ट करता है ना। तो कहीं भी आपको एक सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आता है ना, अगर वहां पर ये लिखा हो कि वो किसी शब्द को डिफाइन कर रहा है या उसको परिभाषित कर रहा है या उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो बिल्कुल गलत होता है, तुरंत गलत मार देना। जैसे आर्टिकल 21 में आपको अधिकार तो दे दिए गए लेकिन वहां एक्सप्लेन नहीं किया गया कौन कौन से अधिकार हैं, तभी तो बाद में आके पर्यावरण वगैरह ना जाने कितने अधिकार आपके सारे जोड़ दिए गए। थर्टी 39 में किसी शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया भाई निखिल, 39 पे कहां पहुंच गए? आप कितना भी पढ़ लो यूपीएससी को, मैं सच बता रहा हूं, एक एक आर्टिकल कोई नहीं पढ़ सकता। ये आर्टिकल बताओ ना, कितने आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप सब पढ़ लोगे। 2 तरह के बच्चे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं।
एक बच्चा वो होता है जो दिन रात केवल आर्टिकल पढ़ रहा है। यूपीएससी को स्मार्ट बच्चा चाहिए। एक वो बच्चा है जो दिन रात क्या कर रहा है, आर्टिकल पढ़ रहा है, ये वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 4, 5 ऐसे करके सारे आर्टिकल उसने पढ़ दिए, है ना, सारे आर्टिकल पढ़ दिए, रट्टा मार रहा है। और यूपीएससी क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आप बताओ, ये पूछ रहा है। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा वो तो इसको कर लेगा, जो स्मार्ट बच्चा नहीं होगा वो रटेगा, अगली साल 335 को पढ़ना शुरू कर देगा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा आप बताओ। सब लोग आर्टिकल पढ़ देंगे, सब आर्टिकल पढ़ डालेंगे। आर्टिकल केवल मैं आपको बता रहा हूं कोर एरिया के पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार का कोई भी आर्टिकल आपको नहीं छोड़ना है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूं ना, केवल वही पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े मन से कह रहा हूं, नहीं पढ़ना है कोई भी आर्टिकल। कहीं से भी कोई भी आर्टिकल देगा ना, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट जरूर डालेगा। जैसे यहां डाल दी उसने, डाल दी ना, खुद ही डाल दी। और देखो इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं डाली है। अब आप बताओ क्यों नहीं डाली है, क्यों नहीं डाली है? क्योंकि ये कोर एरिया का पार्ट है, ये मौलिक अधिकार है, इसलिए यहां पर उसने एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं डाली है। और दूसरा रीजन क्या बताऊं, दूसरा रीजन ये है, जब एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो सेकंड का तो आंसर हमेशा सही होगा, इसलिए उसने इसको कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट डालने की कोशिश ही नहीं की। पार्लियामेंट में भी ज्यादा आर्टिकल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में भी आर्टिकल नहीं पढ़ना है, पूरे स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी को आपको समझना है कि प्रेसिडेंट क्या काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करता है, संसद का, लोकसभा का अध्यक्ष क्या काम करता है ना, उपाध्यक्ष का क्या काम होता है, संसदीय समिति किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर ये पढ़ लोगे तो आपका पेपर ऐसे ही निकल जाएगा। इस बार मैंने 2-3 चीजें और आपको एक्स्ट्रा बताई है। एक राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो अंतर है ना, ये जो अंतर बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। 2024 में मुझे लगता है कि यहाँ से एक एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और मेंस में भी, मेंस में तो पक्का क्वेश्चन रहेगा। आप देख लेना 2024 का जो मेंस का क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने रहेगा, आप देख लेना। 100% यहाँ से क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? तो आज हम टोटल करते हैं 10 क्वेश्चनों का। आज हमने 10 क्वेश्चन किए, तो 10 क्वेश्चनों में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आसान है, कॉमन सेंस का, है ना। अभी 10 क्वेश्चन देखो, हमारा काम है 10 क्वेश्चन देखना। ये आपका ट्रिक से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आपको दूसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है, ये तो यूपीएससी ने गलती कर दिया, इसको तो छोड़ दो। चौथे के बाद आप देखेंगे ये चौथा क्वेश्चन, क्योंकि उसको तो गलत ही कर दिया, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोर एरिया से, और कोर एरिया भी काउंट करते रहना। अगला क्वेश्चन 36, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, कोर एरिया का क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, 5 के बाद छठा क्वेश्चन, ये भी कोर एरिया से है, बहुत आसान है। 6 क्वेश्चन हो गए। 6 के बाद अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसको मुश्किल रखता हूँ। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको मुश्किल रख लेंगे, वैसे तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 हमारे क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन ये हम मुश्किल रखते हैं, ठीक है, ये मुश्किल है। ये 8वां क्वेश्चन, ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9वां क्वेश्चन, ये भी आसान है। तो आज हमने 9 क्वेश्चन किए, 9 क्वेश्चन किए। 9 में से केवल एक क्वेश्चन मुश्किल है, एक क्वेश्चन मुश्किल है, बाकी 8 क्वेश्चन आसान है या नहीं है? अब बताओ 2023 किसको मुश्किल लग रहा है? केवल 38 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 38 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आप यूपीएससी का मेंस लिख सकते हैं। अच्छा, एक साल बाद समझ आ रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूं 2024 में याद रखना, यूपीएससी जितने क्वेश्चन आपको पीटी में लाने होते हैं, ध्यान से सुनना,
जितने क्वेश्चन वो मुश्किल देता है तो कट ऑफ डाउन भी जाती है। अगर ट्रैप क्वेश्चन 25 हो गए तो कट ऑफ डाउन जाएगी, अगर ट्रैप क्वेश्चन 15 आए तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। बस ये याद रखना, ट्रैप क्वेश्चनों पे सारा खेल चलता है यूपीएससी का। ट्रैप क्वेश्चन जितने ज्यादा रहेंगे उसी हिसाब से हमारी कट ऑफ सेट होती है। जैसे आपने मुझसे पूछा था सर इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, आप देख लेना रिकॉर्डेड क्लास है, वहां मैंने आपको एक ही बात कही थी, इस बार कट ऑफ 40 से भी कम जाएगी। कहा था या नहीं कहा था? अब देख लो 40 क्वेश्चन से भी कम गई है। और वहीं पे लोग चिल्ला रहे थे 42 जाएगी, 44 जाएगी। आपको याद है ना कितनी क्लास चल रही होगी यूट्यूब पे, सब 40 से ऊपर ही बता रहे थे, और मैं एकल होता था जो कह रहा था 40 से भी कम जाएगी। और देख लो आपके सामने है पूरी। नहीं यकीन है जाकर देख लेना रिकॉर्डेड क्लास, आप देखोगे ना रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड है, जाकर देख लेना। जो जो क्वेश्चन कहे हैं वो मेंस में भी आए, पीटी में भी आए। और इस साल भी कोर एरिया अच्छे से पढ़ के जाना अगर यूपीएससी पीटी निकालना है तो। अरे नहीं होता, आप सुनो मेरी बात, आप एक काम करो, आज ये क्लास 40 तक है ना, आप कल जाना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कोई भी कॉमन सेंस मत लगाना, है ना। आप कैसे भी कर लो, कभी भी यूपीएससी के पेपर को करोगे तो याद रखना, अब मान लो मेरी बात सुनना, 10 क्वेश्चन की एवरेज निकालो, 10 क्वेश्चन आपने किए, 10 के 10 अटेम्प्ट किए, है ना, तो 3 क्वेश्चन गलत होने पे तब एक क्वेश्चन गलत होता है। तो आप बताओ आप क्या तीनों के तीनों गलत कर दोगे क्या? यानी कि अगर आपको 10 में से 0 नंबर लाने हैं या माइनस में जाना है तो आपको 10 में से कितने क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे? आप सोच रहे हो ना कितने क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे? अगर 3 करते हो तो आपके कितने नंबर आएंगे? 6 नंबर आते हैं, है ना। अगर आप 6 क्वेश्चन गलत करते हो, 6 क्वेश्चन गलत करोगे तो 6 यार, 10 में से 6 क्वेश्चन कोई गलत कर सकता है क्या? आप बताओ, ऐसे क्या मूर्ख हो क्या आप? बिल्कुल सारे 10 के 10 गलत कर आओगे? ज्यादा से ज्यादा आप 10 में से 3 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। आप कैसे भी, अगर आप तुक्के भी मारोगे ना तो भी आप माइनस में नहीं जाओगे, तब भी आप प्लस में ही रहोगे। 3 क्वेश्चन तो केवल आपको डराने के लिए है। ये नेगेटिव मार्किंग क्या है? ये केवल आपको डराने के लिए है, इसका और कोई मकसद नहीं है, केवल आपको डराने के लिए कि आप डर जाओ, नेगेटिव मार्किंग होगी इस वजह से आप डर जाओ, बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना है, जो डरेगा वो यूपीएससी में फेल हो जाएगा, मैं सीधा बता रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, रिस्क लेना है और पेपर को करके आना है। कम से कम 85 क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं आपको बता रहा हूं 85 आपको करने हैं। अगर आपका पेपर अच्छा जा रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आपको पूरा श्योर है कि आपका पेपर मस्त गया है, कॉमन सेंस भी लगा है, सब कुछ बढ़ गया है, तो आप 80 क्वेश्चन लगा सकते हैं। नहीं तो 85 तो आपको मिनिमम लगाने हैं, इससे कम में बात नहीं बनेगी। और सी सेट के आपको बता रहा हूं, सी सेट के कम से कम आपको 60 क्वेश्चन लगाने ही हैं, 60 से नीचे बात ही नहीं बनेगी। 60 क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, याद रखना। 80 में से 60 क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं, नहीं तो आपका पीटी रुक जाएगा। ओवर अटेम्प्ट हो जाता है क्या? मैं समझा नहीं, ओवर अटेम्प्ट हो जाता है मतलब? रिस्क नहीं होता है। देखो एक बात बताओ, रिस्क क्या हो, नेगेटिव मार्किंग क्या है? पहले आपको जरूरत है नेगेटिव मार्किंग को समझने के लिए। देखो अगर नेगेटिव मार्किंग से अगर कुछ नुकसान होता ना तो वो 50% का करता, उसने क्यों 1/3 किया? आप खुद सोचो ना, 3 क्वेश्चन पे ही तो कट रहा है ना, एक क्वेश्चन 3 पे क्यों कट रहा है? अगर आप एवरेज भी निकालेंगे ना 3 क्वेश्चन गलत करने पे, तब आपका 1 नंबर कटता है, तभी तो 1 नंबर कटेगा ना। और 3 क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई यूपीएससी में 3 क्वेश्चन गलत करेगा। नहीं होता, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी 85 तक आपको जाना ही पड़ेगा। 85 से कम कर लेना, आप हमेशा कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। अगर आपको पूरा श्योर है ये गलत है, पक्का गलत है, जैसे 2023 का क्वेश्चन पेपर था,
2023 का क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पर ट्रैप क्वेश्चन ज़्यादा थे, आप देखेंगे यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ आप अपनी सीमा को कम कर सकते हैं क्वेश्चनों की। यहाँ आप 75 से 80 के बीच में लगा सकते थे, 75 to 80 क्वेश्चन लगा सकते हैं। जहाँ ट्रैप क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी वहाँ अपनी संख्या को आप कम कर लेना, जो ट्रैप क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, अब देखो ये पूरी तरीके से ट्रैप क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखो, ये भयंकर ट्रैप क्वेश्चन है, इसको जो भी करेगा उसका गलत ही होगा। ये क्वेश्चन 100% ट्रैप क्वेश्चन है। मध्यकालीन का दे रखा है, मिडावल का, और शासकों के नाम दे रखे हैं। आप बताओ इतना डीपली कोई हिस्ट्री को पढ़ पाएगा क्या? ये भयंकर टाइप का ट्रैप क्वेश्चन है। अभी इसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। इस क्वेश्चन को जो भी करेगा वो फंस जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। अगर ट्रैप क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा रहती है तो आप कम अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करना। वो तो पेपर देखने के बाद डिसाइड होता है, लेकिन लगभग आपकी 80 के आसपास एवरेज रहनी चाहिए, इससे कम नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और 75 से जो नीचे जाएगा वो फंसना तय है, उसका फंसना तय। ये ट्रैप क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो ये कितना मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस क्वेश्चन है। चलिए कल करते हैं बाकी के। अब आपका काम है 41 से 50 तक, या कल हाँ 50 तक, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। ये आपका होमवर्क है, खुद से कल करके आना है और क्लास में आके मैं कराऊंगा, फिर आपका देखता हूँ क्या रिजल्ट रहता है। ट्रिक तो यूज ही करना पड़ेगा। आप 10 साल भी पढ़ोगे ना तो भी यूपीएससी का पेपर सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ाई का तो पेपर ही नहीं है। अब बताओ यहाँ पर अनुच्छेद 335 पूछ लिया, आप बताओ कभी आज तक कभी भी पूरे यूपीएससी एग्जाम में कभी भी आपसे इस आर्टिकल के बारे में कभी पूछा है क्या? कभी नहीं पूछा है उसने। इतने सारे आर्टिकल आप कैसे याद कर सकते हो? थोड़ा बहुत बुद्धि अपनी भी लगाया करो। इतने आर्टिकल हैं, क्या क्या लिखा है, क्लोज है, सब क्लोज है ना, इतना सब कुछ दे रखा है। क्या आप सब कुछ याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अब देखो पढ़ाने वाला टीचर बहुत स्मार्ट होता है, वो क्या करता है सभी आर्टिकल आपको पढ़ा देता है, और जिस आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया, मान लो 335 से क्वेश्चन आ गया, वही स्क्रीनशॉट आपके सामने चिपका देगा, कहेगा मैंने ये पढ़ाया और देखो क्वेश्चन आया। यही करते हैं ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा के फिर आपको बोलते हैं जो मैंने पढ़ाया वहीं से आया। पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ा देंगे, फिर बताएंगे यहां से क्वेश्चन आया। भाई वहां से नहीं आएगा तो और कहां से आएगा, है ना। और यही आपके साथ होता है, और आपको लगता है वो बहुत महान टीचर है, आपको यही लगता है ना, वाह क्या महान टीचर है। सुबह से शाम तक आपको 6-6 घंटे करंट अफेयर पढ़ाएगा, तो यार क्वेश्चन वहीं से तो आएगा ना। पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आया, वहीं से आएगा, और कहाँ से आएगा? आप बताओ कहाँ से आएगा? वहीं से तो आएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। कल आपका होमवर्क है 41 से 50 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। कल सीसेट की क्लास रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना और ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।